तो टीवी9 भारतवर्ष वॉर जोन से पल पल का अपडेट दे रहा है। टीवी9 के संवाददाता सेंट्रल कमांड रूम में पहुंचे, जहां से इजराइल युद्ध को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। टीवी9 संवाददाता को इजराइल की आर्मी ने एक लंबी ब्रीफिंग दी, बताया कैसे जमीनी लड़ाई में हमास को मात देने की तैयारी चल रही है। We have seen so many multiple things. We have seen the strategies which you have been developing. What is the situation right now? The situation right now is that we are preparing for the future stages of this war. They unleashed this war on us. You saw it today. You saw the visuals. You understand why we are doing this. It's going to take a long time, and we're going to do it where the operational conditions are ready. We're striking Hamas targets from the air. We've asked the populations in the north of Gaza to move south. We've created a humanitarian zone in the south, and we're going after Hamas based on intelligence from the air. And Richard, we have been looking at the multiple fronts have also opened, not only the Gaza. Hezbollah is also doing the same thing. We have seen multiple terrorist organizations are coming together against it. How do the idea of strategizing all those things? So we've also ramped up our defenses in the north, but again our focus is on the Gaza. What we're saying now to the Lebanese government and Hezbollah, do not sacrifice your future for the Hamas. If you come into this, the consequences will be very grave for them. We have been also hearing that the IDF is slow down their operations in Gaza. Is there anything on this, or we have not slowed down anything. We are striking Hamas targets in Gaza, and we are planning our future stages. Future stages. हालांकि इजराइल के लिए हमास को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। आपको बताते हैं 7 चुनौतियां जो इजराइल की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती हमास के तयशुदा जवाबी हमले से निपटना है, मतलब उस रणनीति पर प्रहार जिसकी तैयारी हमास सालों से करता आ रहा है। एक चुनौती यह भी कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कैसे तुरंत अमेरिकी मदद मिलेगी। अगली चुनौती ये कि कैसे हमास को मिटाया जाए जिससे गाजा के नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। इजराइल की नजर फिलिस्तीन समर्थक देशों पर भी है, क्योंकि सीरिया, ईरान जैसे मुल्क हैं जो अंदर ही अंदर हमास की मदद कर रहे हैं। इजराइल की सेना को नए मोर्चे पर जंग में उलझने से बचाना होगा, क्योंकि 17 दिनों की एयर स्ट्राइक के बाद भी हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इजराइल के लिए एक चुनौती यह भी है कि कई मुस्लिम देश हमास के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूरे मिडिल ईस्ट की भावना को समझना, इस रणनीति के तहत हमास को खत्म करना कि मिडिल ईस्ट के देशों को भी साधा जा सके। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए तेल अवीव से मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, कल के जो हमले देखें बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। लग रहा है आपको कि अब ऐसी तस्वीरें और ज्यादा आने वाली? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये कल जैसी तस्वीरें अब लगातार आएंगी। मैंने कल जब आज बात की है, आपने देखा राहुल जी की, ये भी मुझे बताया गया कि 4000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। लगातार ये एयर स्ट्राइक्स की ग्रेविटी और बढ़ेगी, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि ये कहा जा रहा है कि आपने ऑपरेशन को स्लो डाउन कर दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये स्लो डाउन करना नहीं है, ये हमारी स्ट्रैटेजीज का पार्ट है, क्योंकि हम अब एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ ग्राउंड टीम को बाहर ही रखना चाहते हैं। हिजबुल्ला को लेकर उन्होंने क्लैरिटी दी कि नॉर्थन बॉर्डर पर हमारे लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो करेंगे, वो समर्थन करेंगे हमास का, लेकिन हमने उनको ये भी समझा दिया कि अगर आप करोगे तो आप अपना फ्यूचर बर्बाद करोगे, क्योंकि हम हमास से या फिर गाजा पट्टी से पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे अटैक्स और हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज उसी तरीके से तैयार रहेगी। तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल का, भले ही हम जानते हैं कि इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम मल्टीपल फ्रंट्स पे देख रहे हैं, ना सिर्फ हिजबुल्ला का फ्रंट बल्कि आईएसआईएस का फ्रंट, हूती का फ्रंट, ये कई फ्रंट खुलते रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन सारे फ्रंट्स पे हमारी मदद के लिए अमेरिका है, लेकिन इस फ्रंट पर जिस पर हम अकेले लड़ रहे हैं, गाजा फ्रंट पर, इस पर ही हमारा ज्यादा फोकस है। मनीष, ये स्ट्राइक के जो विजुअल देखे बहुत ज्यादा खतरनाक, सुमित से मैं यही बात कर रहा था, लेकिन क्या इस युद्ध में रासायनिक हथियारों की भी एंट्री होने वाली है? देखिए, इजराइल के राष्ट्रपति ने खुद ये दावा किया कि हमास के लड़ाके जिस वक्त 7 अक्टूबर को आए थे, उस वक्त उसमें से एक लड़ाके की बॉडी से एक यूएसबी मिला, और उस यूएसबी को जब खोला गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो अलकायदा के थे, और जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि कैसे आपको केमिकल वेपन बनाना है। तो ये एक बड़ा एविडेंस है जो इजराइल के पास है, और इजराइल इसे अमेरिका और दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है कि हमास के पास रासायनिक हथियार हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि 7 अक्टूबर के दिन उन्होंने केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल, उन्होंने साइनाइड का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे विटनेस के भी दावे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये लड़ाई महज इजराइल और गाजा के बीच होती तो शायद इजराइल जो चाहता वो कर लेता, लेकिन जैसा कि आपने सही कहा, माओ त्से तुंग को कोट करते हुए
ये वर्चस्व की राजनीति है और वहाँ पर इजराइल को अमेरिका का साथ चाहिए। और अमेरिका को केवल बेंजामिन नेतन्याहू नहीं दिख रहे हैं, बल्कि मेरे पीछे की वो तस्वीरें भी दिख रही है। ये वो लोग हैं जो इजराइल के लोग हैं, जिनके अपने परिजन इस वक्त हमास के बंधक बने हुए हैं। इन्हें डर लगता है कि एयर स्ट्राइक होने से इनके परिजन भी कहीं खत्म ना हो जाए। और सिर्फ इनको नहीं, बल्कि अमेरिका के भी बहुत से नागरिक बंधक बने हुए हैं, यूरोप के नागरिक बंधक बने हुए हैं। और इसीलिए अमेरिका और यूरोप और तमाम ऐसे देश जो इजराइल के समर्थन में हैं, वो इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि आप ग्राउंड ऑपरेशन को भी रोकिए जब तक हमास से बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत होती है। एयर स्ट्राइक चल रहे हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगे, किस रूप में चलेंगे, और अगर कहीं हम बंधकों को कुछ हुआ तो शायद इजराइल के लिए ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और सुमित, ये पूरी जानकारी देने के लिए। सुरक्षित रहिए और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।